नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। 20 मई को पांचवें चरण में हाजीपुर लोकसभा सीट पर मतदान होने हैं। ऐसे में एनडीए और इंडिया के बीच कड़ी टक्कर है और ये सीट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजीव जी हैं और बात होगी कि क्या इस बार चिराग पासवान अपने पिता की सियासी विरासत को बचाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है, चिराग पासवान अपने पिता की सियासी विरासत को बचाने में सक्षम हैं, होंगे या नहीं? देखिए वंदना, इसका तो फैसला हाजीपुर के मतदाता करेंगे। लेकिन रामविलास पासवान और हाजीपुर का जो संबंध है, वो रामविलास पासवान से हाजीपुर को जो एक पहचान मिली भारतीय राजनीति में, वो बहुत बड़ी पहचान है। और रामविलास पासवान ने हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किया भी है। हम बात करें कि रामविलास पासवान सबसे पहली बार हाजीपुर से 1977 में चुनाव में उतरे थे। तब उस समय याद कीजिएगा आप, वहाँ जेपी मूवमेंट ख़त्म हुआ। जेपी मूवमेंट के बाद, इमरजेंसी के बाद वो पहला चुनाव था। उस समय रामविलास पासवान की पहचान एक युवा समाजवादी नेता के रूप में थी। और रामविलास पासवान ने जब हाजीपुर से पहली बार चुनाव लड़ा था 1977 में, तो उनका नाम जो था वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। तो उसके बाद रामविलास पासवान हाजीपुर से करीब 8 बार वो लगातार सांसद रहे। हालांकि वो टोटल कुल मिलाकर 10 बार हाजीपुर से वो चुनाव लड़े, जबकि 2 बार चुनाव में उनको हार का सामना भी करना पड़ा। एक बार जो पहली बार वो चुनाव हारे थे हाजीपुर में, वो 1984 का चुनाव था, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ था। और वो एक लहर थी पूरे देश में जो कांग्रेस के पक्ष में थी, राजीव गांधी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा जा रहा था। तो उस समय रामविलास पासवान को हाजीपुर से पहली बार हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जो रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के क्षितिज पर जो छाए हैं, और अगर सिर्फ रामविलास पासवान के कारण हाजीपुर की पहचान नहीं थी, राम हाजीपुर की भी जो पहचान जो हुई, वो पूरे तरीके से रामविलास पासवान को लेकर हाजीपुर के लोग जाने जाते थे। तो कहना अब कोई ये नहीं है कि रामविलास पासवान या उनके परिवार से हाजीपुर का जो संबंध है वो 1977 से है। और लगातार रामविलास पासवान वहाँ से चुनाव हारते रहे। मैंने अभी कहा कि वो तो कुल मिलाकर 10 बार वहाँ से चुनाव लड़े, 8 बार जीते और 2 बार वो चुनाव हारे। तो पहली बार वो चुनाव हारे थे 1984 में, और दूसरी बार उनको 1991 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास से भी हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद रामविलास पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और वो 2019 तक उन्होंने संसद में हाजीपुर का प्रतिनिधित्व किया। तो इसलिए चिराग पासवान के लिए हाजीपुर का जो चुनावी मैदान है, वो एक तरह से कहिए कि वो एक जाना पहचाना चेहरा है। और अपने पिता के लिए भी चिराग पासवान हाजीपुर में लगातार काम करते रहे। जब वो सक्रिय राजनीति में नहीं आए थे खुलकर, मुझे याद है 2014 में भी चिराग पासवान खुलकर राजनीति में जब नहीं आए थे, तो वो अपने पिता के लिए हाजीपुर के पूरे चुनावी 6 विधानसभा क्षेत्रों में वो लगातार वहाँ दौरा करते थे। तो इसलिए हाजीपुर का की पहचान रामविलास पासवान से है, और रामविलास पासवान की पहचान जो भारतीय राजनीति में कहें, वो हाजीपुर से ही रही। राजीव जी, पारस फैक्टर तो है, काम करेगा हाजीपुर में। लेकिन दूसरी तरफ जातीय समीकरण क्या कहती है वहाँ की? क्या शिवचंद्र राम जो दूसरी तरफ राजद के प्रत्याशी हैं और एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं चिराग पासवान, तो क्या जातीय समीकरण कहती है हाजीपुर की? हाजीपुर की जातीय समीकरण देखिए, जब तक रामविलास पासवान वहाँ से चुनाव लड़ते रहे, तो उन्होंने पूरी जातीय जो बंधन को उन्होंने तोड़ दिया था। चाहे वो कहें कि रामविलास पासवान के लिए वो हाजीपुर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम सभी जानते हैं। तो रामविलास पासवान के लिए सिर्फ पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति या जो दलित जातियां हैं, वही उनके पक्ष में गोलबंद नहीं होती थी। रामविलास पासवान के लिए वहाँ की जो सवर्ण मतदाता हैं हाजीपुर के, वो भी रामविलास पासवान के पक्ष में रहे। हमने पहले ही कहा कि 1977 में जब रामविलास पासवान पहली बार हाजीपुर से चुनाव लड़े थे, तब उनका नाम
वोट को जो उनको कुल वोट मिले थे वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। तो ऐसे में रामविलास पास वहाँ जातीय वर्जनाएँ अभी तक तो नहीं दिखी। हम कह सकते हैं कि 2019 के चुनाव में जब रामविलास पासवान हाजीपुर से नहीं लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को चुनाव मैदान में उतारा था। और पशुपति कुमार पारस की भी जो जीत थी हाजीपुर में, वो रामविलास पासवान के कारण हुई थी, क्योंकि पारस की वो पहचान नहीं थी भारतीय राजनीति में, या खुद कहें कि वो हाजीपुर में भी कि वो वहाँ से वो वहाँ पारस नहीं लड़ रहे थे चुनाव, तो वहाँ रामविलास पासवान चुनाव लड़ रहे थे और पारस आराम से बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से वो वहाँ चुनाव से जीते थे। तो इस बार भी मुझे लगता है कि चिराग पासवान के लिए हालांकि कई तरह के जातीय गोलबंदी भी इस बार दिख रही है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि चिराग पासवान को कोई बहुत बड़े संकट का उनको सामना करना पड़ेगा। रही बात इसलिए भी कि वो उनके पिता की विरासत, राजनीतिक विरासत, आपने भी कहा अपने इंट्रो में कि वो राजनीतिक विरासत है उनके पिता की, तो उनके पिता की राजनीतिक विरासत को वो संभालने जा रहे हैं। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता, और ख़ासकर जो उनके खिलाफ जो उम्मीदवार दिया गया है आरजेडी के शिवचंद्र राम को, तो शिवचंद्र राम का कद भी बिहार की राजनीति में या हाजीपुर की राजनीति में इतना बड़ा नहीं हो सका है। हालाँकि ये चुनाव है और इस चुनाव में कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ता है, तो ये अलग एक बात है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हाजीपुर में रामविलास पासवान का कोई भी ये हो, लेकिन ये भी एक सच है इस मामले में जब हम इसको देखते हैं कि 2021 में रामविलास पासवान के निधन के बाद जो उनके परिवार में जो टूट हुई, पार्टी टूटा, जिस तरह से पारस अकेले चिराग पासवान को छोड़कर अपने साथ और 4 अन्य सांसदों को लेकर के वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, उसके बाद इस परिवार में काफ़ी खटास भी देखने को मिला था। ले और ये सीट जो उनके चाचा पारस इस पर लड़ते रहे थे, तो पारस को इस बार बेटिकट कर दिया गया है, तो उसका थोड़ा असर हो सकता है। हालाँकि पारस अभी भी खुलकर चिराग के लिए कुछ गोलबंदी करते या उनके पक्ष में लोगों को गोलबंद करते हुए तो दिखाई नहीं देते हैं। वो इस बार कहें कि पूरे लोकसभा चुनाव में वो बड़े निष्क्रिय तरीके से नज़र आ रहे हैं। पारस ही नहीं, रामविलास पासवान के एक और छोटे भाई रामचंद्र पासवान, उनके बेटे प्रिंस राज, जो समस्तीपुर सुरक्षित क्षेत्र से अभी के निवर्तमान सांसद हैं, उनका भी टिकट काटा गया। तो दोनों चाचा भतीजा का टिकट कटने के बाद अब हाजीपुर के लोग इस पूरे मामले में या इस लोजपा परिवार का जो मामला था उसको किस रूप में दे रहे हैं, ये पहली परीक्षा होगी उसकी। लेकिन रामविलास पासवान को लेकर हाजीपुर में जो समर्थन रहा उनका शुरू से, वो अभी भी हमको लगता है कि कायम होगा वो। हालाँकि चाचा भतीजा अब एक होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नामांकन में भी चाचा भतीजा साथ दिखे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पशुपति पारस ने बताया भी था कि अगर हमको फ़ोन आता है, हमको बुलाया जाता है, तो हम जाकर प्रचार करेंगे। तो क्या इसका असर वोट बैंक पर पड़ेगा? हालाँकि क्योंकि दोनों साथ अभी तक तो पारस के पास चिराग का फ़ोन आने की हम लोगों के पास कोई सूचना जी, नहीं जी, है। जी। हालाँकि दोनों चाचा भतीजा हाँ, हैं, हाँ। घर के अंदर क्या बातें होती होंगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी तक तो चिराग पासवान ने अपने चाचा से अपने लिए वोट माँगने के लिए या उनकी किसी तरह की मदद करने की बात तो नहीं कही है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि रामविलास पासवान ने हाजीपुर के लिए क्या किया। रामविलास पासवान जब रेल मंत्री थे, तो वो हाजीपुर में ज़ोनल कार्यालय रेलवे का, पूर्व मध्य रेलवे का वो ज़ोनल कार्यालय लाने का अगर कोई श्रेय अगर किसी को जाता है, तो वो रामविलास पासवान को जाता है। तो उन्होंने हाजीपुर के विकास के लिए, हाजीपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया था। तो चिराग पासवान को हो सकता है कि कुछ जातीय गोलबंदी भी इस बार दिखेगी, क्योंकि शिवचंद्र राम आरजेडी के टिकट से वहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। तो चुनाव मैदान में शिवचंद्र राम के आने से वहाँ कुछ जातीय गोलबंदी दिख सकती है, क्योंकि हाजीपुर यादवों का भी एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है और वहाँ करीब 3 लाख यादव मतदाता हैं हाजीपुर में। उसके साथ जो स्वाभाविक है कि अगर यादव मतदाता अगर एकजुट होते हैं, तो या उसके साथ मुस्लिम वोट भी एकजुट होता है, तो इस बार थोड़ी चुनौती दिख रही है। लेकिन ये चुनौती उतनी बड़ी नहीं है कि जितना अभी रामविलास पासवान का हाजीपुर में जितना ऊंचा कद है। तो
क्या परिणाम आता है ये तो 4 जून को मालूम चलेगा, क्योंकि साल 2019 में भी एक तरफ जहां पशुपति पारस लोकसभा सीट से हाजीपुर से चुनावी मैदान में थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजद ने शिवचंद्र राम को ही उतारा था और उन्हें करारा जवाब दिया था पशुपति पारस ने। और पशुपति पारस अभी सिटिंग सांसद भी थे, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला और उनके भतीजे चिराग पासवान चुनावी मैदान में हैं। पारस फैक्टर काम करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। 4 जून को नतीजे आपके सामने होंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।